इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किस बिजनेस में है? आप कहेंगे अरब देशों के तेल में, हथियारों में या फिर एप्पल गूगल जैसी टेक कंपनियों में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक कंपनी ऐसी भी है जो सिर्फ धुआं बेचकर इतना पैसा छापती है जितना सऊदी अरब अपना तेल बेचकर भी नहीं कमा पाता। एक ऐसी कंपनी जिसके बनाए धुएं ने अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को शमशान पहुंचा दिया है, लेकिन फिर भी यह कंपनी आज चीन के फाइटर जेट्स, मिसाइलों और मिलिट्री की सबसे बड़ी फाइनेंसर है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे खूंखार और सबसे बड़ी मोनोपोली चाइना टबैको की। लेकिन इस मौत के ड्रैगन की पैदाइश चीन में नहीं हुई थी। इसका बीज बोया गया था आज से 140 साल पहले अमेरिका के एक आलीशान दफ्तर में। साल 1880 अमेरिका का सिगरेट टाइकून जेम्स पी ड्यूक, उसे खबर मिलती है कि सिगरेट बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। ड्यूक तुरंत दुनिया का नक्शा मंगवाता है। उसकी उंगली एशिया के एक देश पर जाकर टिक जाती है, नाम चीन। 43 करोड़ की आबादी वाला एक देश, यानी 43 करोड़ फेफड़े। ड्यूक के आदमी कहते हैं, सर चीनी लोग सिगरेट नहीं पीते, उनका तरीका अलग है। ड्यूक मुस्कुराता है और कहता है वो सीख जाएंगे। और इतिहास गवाह है, उन्होंने चीन को ऐसा सिखाया कि आज चीन का हर 5वां इंसान निकोटिन का गुलाम है। लेकिन विदेशी बिजनेसमैन ड्यूक को अंदाजा नहीं था कि जिस लालच का बीज वो बो रहा है, एक दिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार उसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेगी। जरा सोचिए, कैसे एक कंपनी खुद ही सिगरेट बनाती है और खुद ही अपने ऊपर नजर रखने वाली रेगुलेटर भी बन जाती है। कैसे ये WHO जैसी संस्थाओं में अपने आदमी बिठाकर इंटरनेशनल नियम बदलवा देती है। और कैसे आज भी दुनिया भर की सरकारें जनता की सेहत का ढिंढोरा तो पीटती हैं, लेकिन असल में उनकी अपनी तिजोरियां इसी धुएं से भर रही हैं। और इस पाखंड में भारत भी पीछे नहीं है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। किस्सा के इस एपिसोड में आज हम खोलेंगे ड्रैगन की तिजोरी भरने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मोनोपोली यानी चाइना टबैको कंपनी की फाइल। कहानी एक ऐसे खौफनाक बिजनेस की जहां सरकारें खुद मौत बेचती हैं और मुनाफे का हिसाब बैलेंस शीट पर नहीं, शमशानों में होता है। एक ऐसी टबैको कंपनी जो इतना पैसा छापती है जितना चीन का अपना रक्षा बजट है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका से चीन तक के तंबाकू के सफर की। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि इस जहर की जड़ें अमेरिका में है। साल 2021 में यूटा में हुई एक खुदाई में तंबाकू के जले हुए बीज मिले थे जो करीब 12,300 साल पुराने हैं। आज से लगभग 8,000 साल पहले तक मूल अमेरिकियों ने तंबाकू की खेती शुरू कर दी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त लोग इसे मजे या नशे के लिए नहीं पीते थे। उनके लिए यह एक पवित्र चीज थी जिसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों और बीमारियों के इलाज में होता था। मजे के लिए दुनिया की पहली सिगरेट 9वीं सदी के आसपास माया और एज़टेक सभ्यता के लोगों ने बनाई। वो तंबाकू को मकई के छिलकों या ताड़ के पत्तों में लपेटकर पीते थे। इस कहानी में असली ट्विस्ट आया साल 1492 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचे। वहां के मूल निवासियों ने उन्हें तोहफे के तौर पर कुछ सूखे पत्ते दिए। कोलंबस उन्हें वापस यूरोप ले आए और बस यहीं से तंबाकू पूरी दुनिया में फैलने लगा। साल 1560 में एक फ्रांसीसी डिप्लोमेट जीन निकॉट ने इसे फ्रांस में एक दवाई के रूप में पेश किया। इन्हीं के नाम पर इस केमिकल का नाम निकोटिन पड़ा। शुरुआती सदियों में यूरोप के लोग यही मानते थे कि तंबाकू हर बीमारी का अचूक इलाज है, चाहे वो दांत का दर्द हो या फिर भयंकर प्लेग। जब यह तंबाकू स्पेन पहुंचा तो वहां के गरीबों ने सिगार के बचे हुए टुकड़ों को कागज में लपेटकर पीना शुरू किया। उस वक्त वो इसे पापलूते कहते थे। यही वो चीज थी जिसे आज हम सिगरेट के नाम से जानते हैं। यह तरीका इतना सस्ता और आसान था कि धीरे धीरे पूरे यूरोप में मशहूर हो गया। 18वीं सदी तक आते आते जहां पाइप और बड़े सिगार पीना अमीरों का शौक बन गया था, वहीं कागज में लिपटी सिगरेट मजदूरों और आम जनता के बीच काफी पॉपुलर हो गई। इसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया था। बिजनेस में जादुई पैसा बन रहा था। लेकिन असली गेम बदला सन 1880 में।
अमेरिका के जेम्स अल्बर्ट बॉन्सेक नाम के एक शख्स ने दुनिया की पहली सिगरेट बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया। यह मशीन 1 मिनट में 210 सिगरेट बना सकती थी, यानी हाथ से काम करने वाले 48 मजदूरों के बराबर। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, यह बार बार बीच में बंद हो जाती थी। इस खराबी के चलते सिगरेट कंपनियां इसे खरीदने से डर रही थी। और यही एंट्री होती है जेम्स पी ड्यूक की। ड्यूक ने इस मशीन पर दांव लगाया, एक मैकेनिक को काम पर रखा और मशीन की सारी कमियां दूर करवा दी। अब ड्यूक के पास एक ऐसी मशीन थी जो बिना थके सिगरेट उगल रही थी। लेकिन अमेरिका का बाजार इस अथाह प्रोडक्शन के लिए काफी नहीं था। तब ड्यूक की नजर पड़ी चीन की उस 43 करोड़ की आबादी पर। ड्यूक ने अपनी कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टबैको यानी बैट के जरिए चीन की सरहद में पहला कदम रखा। चीन जैसे रूढ़िवादी देश में विदेशी प्रोडक्ट बेचना आसान नहीं था, इसलिए बैट ने एक मास्टर प्लान बनाया। चीन की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए जिनमें खूबसूरत चीनी महिलाओं को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। चीन के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को भारी कमीशन दिया गया और लाखों सिगरेट मुफ्त में बांटी गई ताकि लोगों को इसकी लत लग सके। यह स्ट्रेटजी काम कर गई। जो चीनी आवाम कभी पारंपरिक पाइप पिया करती थी, उसे कागज में लिपटी इस छोटी सी सिगरेट ने अपना गुलाम बना लिया। देखते ही देखते चीन में सिगरेट पीना एक स्टेटस सिंबल बन गया। अगले 50 सालों तक बैट ने चीन के बाजार पर एक तरफा राज किया। पैसा पानी की तरह बह रहा था और चीन से निकलकर अमेरिका और ब्रिटेन जा रहा था। लेकिन जल्द ही कहानी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो चीन का पूरा नक्शा और सिस्टम ही पलट कर रख देने वाला था। बैट चीन में सिगरेट बेचने आई थी, लेकिन तंबाकू वहां पहले से ही था। 17वीं सदी में जब तंबाकू चीन पहुंचा तो वहां के सम्राटों ने इस नशे को बैन करने की बहुत कोशिश की। यहां तक कि सिगरेट पीते पकड़े जाने पर सर कलम करने तक की धमकी दी गई, लेकिन लोग फिर भी पीते रहे। जब बैन काम नहीं आया तो शासकों ने तंबाकू पर अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को तंबाकू उगाने और पीने की इजाजत दी थी, लेकिन उस पर टैक्स लगा दिया। इससे शाही दरबार में ढेर सारा पैसा आने लगा। चीन लंबे समय से तंबाकू प्रेमियों का देश रहा है, लेकिन इसमें सिगरेट का तड़का बैट ने लगाया। पर जल्द ही सब बदलने वाला था। साल 1949 चीन में कम्युनिस्टों ने माओ जेडोंग के नेतृत्व में सत्ता पलट दी। माओ की विचारधारा बिल्कुल साफ थी, चीन का पैसा चीन में रहेगा। किसी भी विदेशी ताकत को चीन का खून चूसने की इजाजत नहीं होगी। कम्युनिस्ट पार्टी का मानना था कि बैट जैसी विदेशी कंपनियों ने दशकों तक चीन के लोगों को लूटा है। नई सरकार ने रातों रात विदेशी कंपनियों के लिए चीन के दरवाजे बंद कर दिए। बैट जैसी कंपनियों की फैक्ट्रियों, मशीनों और उनके पूरे नेटवर्क पर चीन की नई कम्युनिस्ट सरकार ने कब्जा कर लिया। सभी विदेशी मालिकों को देश से खदेड़ दिया गया। माओ एक चेन स्मोकर थे। माओ की सिगरेट की लत इतनी गहरी थी कि जब उनके पर्सनल डॉक्टर ने उन्हें सिगरेट छोड़ने की सलाह दी तो माओ ने हंसकर कहा कि स्मोकिंग भी तो गहरी सांस लेने की एक एक्सरसाइज ही है। शुरुआत में माओ बैट की मशहूर सिगरेट स्टेट एक्सप्रेस 555 पिया करते थे, लेकिन जब वो देश के सबसे बड़े नेता बने तो विदेशी सिगरेट पीना उनकी राष्ट्रवादी छवि के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने चीन की एक लोकल सिगरेट चुंगवा को अपना लिया। चुंगवा लाल रंग के पैकेट में आती थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी का ही रंग था। देखते ही देखते चुंगवा चीन में देशभक्ति और पावर का सिंबल बन गई। जो सिगरेट कल तक विदेशी अमीरों की पहचान थी, वो अब कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच बातचीत और रुतबे का सबसे बड़ा जरिया बन गई। सरकार ने पूरे देश में बिखरी हुई छोटी छोटी तंबाकू फैक्ट्रियों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। अब सिगरेट का मुनाफा किसी विदेशी सेठ की जेब में नहीं जा रहा था, बल्कि वो सीधे चीन की कम्युनिस्ट सरकार के खजाने में जा रहा था। लेकिन इस वक्त तक ये फैक्ट्रियां अलग अलग प्रांतों की लोकल सरकारों के अधीन काम कर रही थी। पूरा सिस्टम बिखरा हुआ था। इस सिस्टम को दुनिया की सबसे बड़ी और खूंखार मोनोपोली बनाने के लिए अभी एक मास्टरमाइंड की जरूरत थी, और वो मास्टरमाइंड जल्द ही सत्ता में आने वाला था। माओ के बाद चीन की कमान एक नए और बेहद चतुर नेता के हाथ में आई, देंग शियाओपिंग। यह 1980 का दशक था। माओ के दौर की कई गलत आर्थिक नीतियों की वजह से चीन की इकोनॉमी पूरी तरह चरमरा चुकी थी। देश को वापस खड़ा करने के लिए देंग शियाओपिंग को बहुत सारा पैसा चाहिए था, और उन्हें यह पैसा दिखा
तंबाकू के धुएं में। देंग खुद भी दिन भर सिगरेट पीते थे। देंग ने 1982 में एक ऐसा फैसला लिया जिसने ग्लोबल हेल्थ सिस्टम की नींद उड़ा कर रख दी। उन्होंने देश भर में बिखरी हुई हर छोटी बड़ी तंबाकू फैक्ट्री को एक साथ मिलाकर एक विशालकाय सरकारी कंपनी का रूप दे दिया। इस नई कंपनी का नाम रखा गया चाइना नेशनल टोबैको कॉरपोरेशन यानी CNTC, जिसे चाइना टोबैको भी कहा जाता है। लेकिन बात सिर्फ कंपनी बनाने तक सीमित नहीं थी। डेंग शाओपिंग जानते थे कि कल को इस कंपनी पर सवाल जरूर उठेंगे और इस पर बैन लगाने की मांग भी होगी। इसलिए उन्होंने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक सुशासन का चोला ओढ़ा। उन्होंने इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक सरकारी संस्था बना दी। यह संस्था थी स्टेट टोबैको मोनोपोली एडमिनिस्ट्रेशन यानी STMA। कागज पर दिखाने के लिए CNTC सिगरेट बनाती थी और STMA उस पर नजर रखती थी, लेकिन असलियत में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। दोनों का हेडक्वार्टर एक ही था, दोनों के अधिकारी भी एक ही थे और दोनों का मालिक भी एक ही था, चीन की सरकार। यह कुछ ऐसा ही था जैसे कोई अपराधी खुद ही अपना जज और अपना पुलिस वाला बन जाए। दुनिया के इतिहास में ऐसी छूट किसी भी कंपनी को नहीं मिली थी और यहीं से शुरुआत होती है उस दानव की जिसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉरपोरेट कंपनी भी बौनी नजर आती है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दुनिया की कुल आबादी का करीब 17% हिस्सा चीन में रहता है, लेकिन पूरी दुनिया में जितनी सिगरेट पी जाती है उसकी आधी अकेले चीन में ही फूंकी जाती है। आज चीन का हर 5वां इंसान सिगरेट पीता है, करीब 30 करोड़ लोग, और इस पूरे मार्केट के 97% हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ चाइना टोबैको का कब्जा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी फिलिप मॉरिस और उसके बाद की 21 सबसे बड़ी तंबाकू कंपनियों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो भी चाइना टोबैको अकेले उन सबसे कहीं ज्यादा सिगरेट्स बनाती है। साल 2022 में चाइना टोबैको ने लगभग 2.4 ट्रिलियन सिगरेट बेची। 2.4 ट्रिलियन, यह कोई आम आंकड़ा नहीं है। यह कंपनी हर साल चीन की सरकार को $200 बिलियन से ज्यादा का टैक्स और प्रॉफिट कमा कर देती है। यह पैसा इतना ज्यादा है कि चीन की केंद्र सरकार का 7% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ सिगरेट बेचने से आता है, जिसका सीधा मतलब है कि चीन को सिगरेट बेचने से उतना पैसा मिलता है जितना सऊदी अरब को तेल बेचकर भी नहीं मिलता। इसे एक और डरावने उदाहरण से समझिए। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है। वो हर साल हजारों टैंक्स, वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स बनाता है। साल 2022 में चीन का पूरा डिफेंस बजट करीब $214 बिलियन था और चाइना टोबैको ने उसी साल $213 बिलियन का मुनाफा सरकार को दिया था। चीन में लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि सिगरेट पीकर वो सरकार को नए वॉरशिप बनाने में मदद कर रहे हैं, और सरकार इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ देश के अंदर नहीं करती। दुनिया भर में चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, जिसके तहत वो गरीब देशों में पोर्ट और हाईवेज बनाकर उन्हें डेट ट्रैप में फंसाता है, उन सबकी फंडिंग में चाइना टोबैको के इसी काले पैसे का एक बड़ा हिस्सा होता है। सरकार के लिए ये एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल है, लेकिन इस मुनाफे की कीमत बैलेंस शीट पर नहीं, शमशान घाटों में चुकाई जा रही है। और जब मौतों का आंकड़ा करोड़ों में पहुंचने लगा तो चाइना टोबैको ने एक ऐसा खूनी खेल खेला जिसने WHO तक को अपनी उंगलियों पर नचा दिया। जब कोई खतरनाक प्रोडक्ट इतना ज्यादा बिकता है तो उसका साइड इफेक्ट भी उतना ही खौफनाक होता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की रिसर्च के मुताबिक पिछले 3 दशकों में चाइना टोबैको के प्रोडक्ट्स ने करीब 5 से 7 करोड़ लोगों की जान ली है। मतलब हर साल चीन में तंबाकू से होने वाली बीमारियों के कारण 20 से 25 लाख लोग मारे जाते हैं। इंसानी इतिहास में किसी भी एक कॉरपोरेट कंपनी के प्रोडक्ट से मरने वाले लोगों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह किसी भी महामारी से कम नहीं है। अब सवाल यह आता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे थे तो क्या किसी ने आवाज नहीं उठाई? क्या एक्टिविस्ट या वकीलों ने सरकार को कोर्ट में नहीं घसीटा? शुरुआत में कुछ आवाजें उठी थी जब चीन में थोड़ा बहुत खुलापन था, तो सिविल सोसाइटीज के लोगों ने और कुछ वकीलों ने चाइना टोबैको के खिलाफ केस करने की कोशिश की। अखबारों में आर्टिकल भी छपे, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन की सरकार इतनी ज्यादा सख्त हो गई है कि जो आवाज तंबाकू के खिलाफ उठती है उसे उसी वक्त कुचल दिया जाता है। सरकार के लिए चाइना टोबैको सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि सत्ता और इकोनॉमी को कंट्रोल करने का एक हथियार है, और कोई भी अपने हथियार पर सवाल बर्दाश्त नहीं करता।
हालांकि 2013 में एक वक्त ऐसा आया था जब लगा कि इस कंपनी के पर कतर दिए जाएंगे। दरअसल चीन के इतिहास में सिगरेट हमेशा से पावर और स्टेटस का सिंबल रही थी। माओ और डेंग शाओपिंग जैसे बड़े नेता भयानक चीन स्मोकर थे। उनकी आधी तस्वीरें ही सिगरेट के धुएं के बीच खींची जाती थी। लेकिन जब शी जिनपिंग सत्ता में आए तो उन्होंने स्वैग पर चाबुक चला दिया। दिसंबर 2013 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने एक सख्त सर्कुलर जारी किया। अब स्टेट मीडिया में कैमरे के सामने कोई भी नेता या सरकारी अधिकारी सिगरेट पीता नजर नहीं आएगा। सरकारी मीटिंग रूम्स की टेबलों से एस्ट्रे रातों रात गायब करवा दिए गए। चीन में चुंगवा जैसी महंगी सिगरेट रिश्वत और गिफ्ट देने का सबसे पॉपुलर तरीका बन चुकी थी। जिनपिंग ने अपनी एंटी करप्शन मुहिम के तहत सरकारी फंड से सिगरेट खरीदने और गिफ्ट में देने पर पूरी तरह बैन लगा दिया। नेताओं से कहा गया कि पब्लिक स्पेसेस में अगर आप ही छल्ले बनाएंगे तो जनता क्या सीखेगी। लेकिन यहीं पर चाइना टोबैको ने अपनी असली हैसियत दिखा दी। इस कंपनी की लॉबिंग और ताकत इतनी ज्यादा थी कि पब्लिक हेल्थ के उस प्रस्ताव को ही ठंडे बस्ते में डलवा दिया गया। सरकार भले ही शी जिनपिंग चला रहे हों, लेकिन खजाना तो चाइना टोबैको ही भर रही थी। नतीजा यह हुआ कि जब चीन की सरकार तंबाकू से जुड़े नियम बनाने के लिए 8 लोगों की कमेटी बनाती है तो उसमें पब्लिक हेल्थ वालों को सिर्फ 1 कुर्सी मिलती है। बाकी कुर्सियों पर चाइना टोबैको और उनसे जुड़े मंत्रालयों का कब्जा होता है। और जब देश के अंदर कोई रोकने वाला नहीं बचा तो इन्होंने दुनिया की आंखों में धूल झोंकना शुरू किया। चीन में जब लोग हेल्थ को लेकर थोड़े जागरूक होने लगे तो चाइना टोबैको ने एक नया झूठ मार्केट में उतारा, लो टार सिगरेट। उन्होंने पैकेट पर बाकायदा मिलीग्राम में टार का लेवल छापना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को लगने लगा कि कम टार वाली सिगरेट पीने से उन्हें कैंसर नहीं होगा। आज चीन में बिकने वाली 20% सिगरेट लो टार वाली होती है। लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। यह साबित हो चुका है कि जब स्मोकर लो टार सिगरेट पीता है तो उसे निकोटिन की किक महसूस नहीं होती और इसकी भरपाई करने के लिए वो धुएं को अपने फेफड़ों में कहीं ज्यादा गहराई तक खींचता है, जिससे डैमेज और ज्यादा होता है। और इससे भी बड़ा छलावा है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का इस्तेमाल। चाइना टोबैको अपनी सिगरेट में जिनसिंग और चमेली जैसी जड़ी बूटियां मिलाती है और दावा करती है कि उनकी सिगरेट पीने से गला साफ होता है। इनकी पैकेजिंग इतनी शानदार होती है कि उन्हें शादियों में गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। चीन में डबल हैप्पीनेस नाम के ब्रांड की सिगरेट के बिना कोई शादी पूरी नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि चीन में जब यह सब सरेआम हो रहा था तब दुनिया भर के देश इस पर क्या कर रहे थे? क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को यह सब नजर नहीं आ रहा था? नजर तो आ रहा था। 2005 में दुनिया भर के देशों ने तय किया कि तंबाकू कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगानी होगी। इसके लिए WHO ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई जिसे FCTC कहा गया। चीन ने भी इस पर साइन किए। लगा कि अब शायद चीन के अंदर कुछ बदलाव आएगा। लेकिन चाइना टोबैको ने यहां भी एक ऐसा गेम खेला जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जब WHO की उस ट्रीटी को चीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जा रहा था तो चाइना टोबैको के अधिकारियों ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर उस ट्रांसलेशन कमेटी में जगह बना ली। उन्होंने ट्रीटी के एक एक शब्द को इस तरह से बदला कि कानून की सारी सख्ती खत्म हो जाए। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी ड्राफ्ट में जहां लिखा था कि देशों को इंडोर स्मोकिंग पर बैन लगाना ही होगा, वहां चीनी अधिकारियों ने उसे ट्रांसलेट करते वक्त करना चाहिए में बदल दिया। मतलब कोई सख्ती नहीं, सिर्फ एक सुझाव। और यह सब 1-2 बार नहीं बल्कि पूरी ट्रीटी में ऐसे 68 बदलाव किए गए। बाद में चाइना टोबैको के अधिकारियों ने खुद अपनी एक किताब में इस बात का घमंड जताते हुए लिखा कि कैसे उन्होंने एक शब्द बदलकर इंटरनेशनल दबाव की हवा निकाल दी और अपनी कंपनी का रेवेन्यू बचा लिया। और यह कहानी सिर्फ चीन की नहीं है। तंबाकू कंपनियों के मुनाफे से सरकारों के अंधे होने का यह पैटर्न दुनिया भर में फैला हुआ है। पश्चिमी देशों की मल्टीनेशनल कंपनियां भी कुछ ऐसा ही खौफनाक खेल खेल रही हैं। चीन तो बस इस बीमारी का सबसे विभत्स रूप है। सच ये है कि तंबाकू कंपनियों के मुनाफे से सरकारों के अंधे होने का यह पैटर्न दुनिया भर में फैला हुआ है। आज भी कम से कम 17 देशों की सरकारों का अपनी तंबाकू कंपनियों में सीधा स्टेक है, चाहे वो लेबनान हो या फिर वियतनाम या हमारा अपना भारत। सरकारें तंबाकू से आने वाले पैसे पर इतनी बुरी तरह निर्भर हैं कि वो चाहकर भी हेल्थ रेगुलेशन लागू नहीं कर पाती। और जहां सरकारें इन सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेच रही हैं, वहां पश्चिमी देशों की मल्टीनेशनल कंपनियां बाजार पर कब्जा कर रही हैं।
इजिप्ट का ही उदाहरण लीजिए। इजिप्ट दुनिया का छठा सबसे बड़ा सिगरेट मार्केट है। वहां की सरकारी ईस्टर्न कंपनी कई सालों से मार्केट चला रही है। लेकिन जब इजिप्ट भारी आर्थिक संकट में फंसा तो आईएमएफ ने दबाव डाला कि अपनी सरकारी संपत्तियों को बेच दो, जिसके बाद इजिप्ट की सरकार ने अपनी ईस्टर्न कंपनी को प्राइवेट करने का फैसला किया और इसका फायदा उठाया दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट तंबाकू कंपनी फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल ने। उन्होंने वेस्ट एशिया के एक कारोबारी के साथ मिलकर एक पूरी तरह से रिग्ड सौदे में इस कंपनी को हथिया लिया। ये मल्टीनेशनल कंपनियां किसी भी देश के कानून को बदलने की ताकत रखती हैं। सिर्फ इजिप्ट ही नहीं, ये कंपनियां अब उन देशों के सिस्टम के अंदर भी घुस चुकी हैं जहां कानून सबसे सख्त माने जाते हैं। यूरोपियन यूनियन को अक्सर दुनिया का सबसे कड़ा रेगुलेटर माना जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। सितंबर 2022 से दिसंबर 2024 के बीच ईयू के ट्रेड अधिकारियों और फिलिप मॉरिस के बीच कम से कम 6 ऐसी मीटिंग्स हुई जिनकी जानकारी आम जनता को नहीं दी गई। अब इन मीटिंग्स का नतीजा क्या निकला? जब मेक्सिको ने अपने देश में वेप्स पर बैन लगाया तो यूरोप के इन्हीं अधिकारियों ने मेक्सिको को धमकाना शुरू कर दिया कि यह ट्रेड रूल्स के खिलाफ है। ये कंपनियां इतनी ताकतवर हैं कि वो एक देश की सरकार का इस्तेमाल दूसरे देश के स्वास्थ्य नियमों को तोड़ने के लिए करती हैं। और बात सिर्फ यूरोप की नहीं है, अमेरिका के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था जो दवाओं और खाने की चीजों पर नजर रखती है वो है एफडीए, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहां काम करने वाले वकीलों और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो जनता को जहरीले प्रोडक्ट से बचाएं। लेकिन इसी एफडीए में एक ऐसा खेल चलता है जिसे रिवॉल्विंग डोर यानी घूमने वाला दरवाजा कहा जाता है। पिछले 15 सालों में एफडीए के कम से कम 2 दर्जन वकीलों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ते ही वो सीधे उन्हीं तंबाकू कंपनियों के पास गए जिन्हें वो कल तक रेगुलेट कर रहे थे। जहां सरकार उन्हें साल के 80 से 90 हजार डॉलर देती थी, वहीं ये कंपनियां उन्हें 13 लाख डॉलर तक का भारी पैकेज ऑफर करती हैं। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि जो वकील कल को तंबाकू कंपनी में लाखों डॉलर्स की नौकरी पाने का सपना देख रहा है, क्या वो आज सरकारी कुर्सी पर बैठकर उसी कंपनी के खिलाफ कड़ा फैसला लेगा? यही वजह है कि अमेरिका में ई सिगरेट और वेप्स का बाजार देखते ही देखते एक बड़ी तबाही में बदल गया है। जब अमेरिका में सिगरेट की बिक्री गिरने लगी तो तंबाकू कंपनियों ने एक नया जुमला उछाला, हार्म रिडक्शन, यानी नुकसान कम करना। इन कंपनियों ने दुनिया को बताया कि वो अब सिगरेट छोड़कर वेप्स और ई सिगरेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो 95% कम नुकसानदेह है। लेकिन यह महज एक मार्केटिंग गिमिक था ताकि एक नई पीढ़ी को निकोटिन का गुलाम बनाया जा सके। अमेरिका की जूल नाम की कंपनी ने तो इसे एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना दिया। उन्होंने इसे ऐसे विज्ञापनों के जरिए बेचा जैसे ये कोई आईफोन या कूल गैजेट हो। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया था, वो धीरे धीरे वेपिंग के शिकार होते चले गए। लेकिन बात सिर्फ वेपिंग तक सीमित नहीं थी। अब बाजार में एक और नया जहर आ चुका है, सिंथेटिक निकोटिन। यह निकोटिन तंबाकू के पौधे से नहीं निकाला जाता, बल्कि इसे लैब में रसायनों की मदद से बनाया जाता है। अब ऐसा किया क्यों जाता है? ताकि कंपनियां तंबाकू पर लगने वाले टैक्स और नियमों से बच सके। वो कहती हैं कि चूंकि इसमें तंबाकू नहीं है, इसलिए यह तंबाकू प्रोडक्ट है ही नहीं। और इसी का फायदा उठाकर ZYN जैसे निकोटिन पाउच बाजार में उतारे गए। ये पाउच छोटे छोटे पैकेट में आते हैं जिन्हें मसूड़ों के नीचे दबा लिया जाता है। इनमें तंबाकू नहीं होता, लेकिन निकोटिन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी भी इंसान का दिमाग सुन्न कर देते हैं। इन्हें एप्पल पाई, स्ट्रॉबेरी और मैंगो जैसे फ्लेवर में बेचा जा रहा है ताकि बच्चे इन्हें कैंडी समझकर खा लें। साल 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अमेरिका में बच्चों में निकोटिन पॉइजनिंग के 4000 से ज्यादा मामले सामने आए। इनमें से ज्यादातर बच्चे 6 साल से भी कम उम्र के थे। कुछ बच्चों को तो इतने भयंकर दौरे पड़े कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। यह सब उस लालच का नतीजा है जो सरकारों और कंपनियों ने मिलकर पाला है। और इस लालच के धुएं से हमारा अपना देश भारत भी अछूता नहीं है। जब पूरी दुनिया की सरकारें सिगरेट को खुद प्रमोट कर रही थी, तब एक ऐसा देश भी था जिसने इसे रोकने की सोची। दिसंबर 2022 का न्यूजीलैंड। दुनिया में पहली बार न्यूजीलैंड ने एक ऐसी हिम्मत दिखाई थी जिससे इस पूरी इंडस्ट्री की जड़ें हिल सकती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डनर की सरकार ने जेनरेशनल स्मोकिंग बैन का कानून बनाया।
इस कानून के तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचना जीवन भर के लिए अपराध बना दिया गया था। कानून बढ़िया था, दुनिया भर में इसकी तारीफ भी हुई। तंबाकू कंपनियों के लिए ये तो उनके अंत की सुगबुगाहट जैसी थी। अगर न्यूजीलैंड में ये कानून सफल हो जाता तो पूरी दुनिया इसे धीरे धीरे अपना लेती। लेकिन तभी राजनीति ने अपना रंग दिखाया। 2023 के चुनावों में न्यूजीलैंड में सत्ता बदली, नई गठबंधन सरकार आई। इस सरकार को अपने वोटर्स को खुश करने के लिए टैक्स में कटौती करनी थी, लेकिन टैक्स कम करने के लिए सरकार को कहीं और से पैसा चाहिए था। और वो पैसा कहां से आता? न्यूजीलैंड की नई सरकार ने बिना किसी झिझक के उस ऐतिहासिक बैन को कूड़ेदान में डाल दिया। सरकार ने साफ कहा कि उन्हें तंबाकू से आने वाले टैक्स की जरूरत है, यानी जनता का स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता में दूसरे नंबर पर था। एक विकसित देश जो स्मोकिंग फ्री होने की कगार पर था, उसने चंद रुपयों के लालच में अपनी आने वाली पीढ़ियों को दोबारा धुएं के जहर में धकेल दिया। अब भारत की भी बात कर लेते हैं, तो यहां का खेल और भी दिलचस्प और कड़वा है। एक तरफ भारत सरकार लोगों का जीवन बचाने के लिए 2019 में ई सिगरेट को पूरी तरह बैन कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी आईटीसी में खुद सरकारी संस्थाओं जैसे एलआईसी और सूटी के जरिए करीब 28% की भारी भरकम हिस्सेदारी है। यानी जो एलआईसी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी का दावा करती है, उसी का पैसा उस कंपनी में लगा है जिसका धुआं हर साल लाखों भारतीयों को निकल रहा है। ई सिगरेट बैन है, लेकिन जिन सिगरेटों और बीड़ियों से सबसे ज्यादा कैंसर होता है वो आज भी भारी टैक्स रेवेन्यू और वोट बैंक के नाम पर हर नुक्कड़ पर सरेआम बिक रही हैं। यहां भी तिजोरी और शमशान के बीच वही पुरानी जंग जारी है। आज दुनिया के लगभग हर देश की सरकार का यही हाल है। एक तरफ किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों की जान बचाना, और दूसरी तरफ उसी सरकार की तिजोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस प्रोडक्ट से भर रहा होता है जो नागरिकों की जान ले रहा है। और जब सरकारें बिक जाएं, रेगुलेटर आंखें मूंद लें और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसियां हार मान लें, तो फिर इन कंपनियों से लड़ता कौन है? इसका जवाब है कुछ आजाद पत्रकार और कुछ निडर आम लोग। हाल ही में पत्रकारों ने अफ्रीका के केन्या में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दुनिया के सामने बैट की सीक्रेट लॉबिंग के सबूत रख दिए। इस खुलासे का ऐसा भारी दबाव पड़ा कि केन्या की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और एक नया कानून पास करना पड़ा, जिसके तहत अब सिगरेट के पैकेट पर कैंसर की डरावनी तस्वीरें छापना अनिवार्य है। लेकिन इन सबसे अलग मिसाल पेश की अमेरिका की एक एक्टिविस्ट मॉरिन बुशबी ने, जो जानती थी कि अगर वो नेशनल या स्टेट लेवल पर लड़ेंगी तो तंबाकू कंपनियों की लॉबिंग उन्हें हरा देगी। इसलिए उन्होंने छोटे शहरों के लोकल हेल्थ बोर्ड्स को निशाना बनाया। ये बोर्ड बहुत छोटे होते हैं, जहां तंबाकू कंपनियों के वकील और लॉबिस्ट नहीं पहुंच पाते। मॉरिन ने एक एक करके 22 छोटे शहरों में जनरेशनल बैन लागू करवा दिया। कई कंपनियों ने उन पर केस किए, डराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। आज उन शहरों में 6 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कभी सिगरेट के जाल में नहीं फंसेंगे, और ये सब एक अकेली महिला ने कर दिखाया है। ये कहानी सिर्फ जेम्स ड्यूक की उस सिगरेट बनाने वाली मशीन की नहीं है। ये कहानी चाइना टोबैको कंपनी की भी नहीं है। ये कहानी है इंसानी लालच की, उस मुनाफे की जिसके आगे इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। सदियां बदल गई, तंबाकू के पत्ते अब सिंथेटिक निकोटिन में बदल गए, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल आज भी रत्ती भर नहीं बदला है। पहले एक कूल आदत बेचो, फिर उसे एक ऐसी लत बना दो जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो, और फिर उस लत से तब तक पैसा निचोड़ो जब तक कि ग्राहक सीधा शमशान तक ना पहुंच जाए। सच तो यह है कि जब तक इस धुएं से सरकारों के बजट और राजनेताओं के चुनाव चलते रहेंगे, तब तक कोई कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इन कंपनियों और इस सिस्टम की नजर में हम और आप कोई इंसान ही नहीं है। जेम्स ड्यूक के लिए चीन सिर्फ 43 करोड़ फेफड़े थे, और आज की सरकारों के लिए हम सिर्फ 140 करोड़ फेफड़े हैं, जिनकी कीमत पर ये अपनी बैलेंस शीट चमकाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कभी सरकारों की तिजोरी और शमशान के बीच चल रही ये जंग खत्म होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस किस्सा को लिखा था मेरे साथी रोहित घोरपड़े ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने।
ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सिगरेट से जुड़ी ये पूरी लत और इसका ये जो जानलेवा इफेक्ट है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।